एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर सर्चर। मैं रागनी शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। और आज आपके साथ किए गए प्रॉमिस को निभाते हुए टॉपिक द सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। इससे पहले की जो बातें थी वो हम इससे प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। यहाँ पर हम सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले इसकी मीनिंग की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज सिविल डिसओबीडेंस मीन? सिविल डिसओबीडेंस, डिसओबीडेंस मना कर देना, सिविल यानी विनम्र तरीके से मना करना। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि हम इसमें कोई वायलेंस शो नहीं करेंगे। क्यों? गांधी जी का मूवमेंट था, वायलेंस तो उन्होंने कहीं शो ही नहीं किया। तो हम जो है बहुत ही ऑनरेबल तरीके से, ऑनेस्ट तरीके से मना करते हैं। ठीक है, तो इस मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? 1930 में हुई थी। अब सबसे पहले ये शुरू क्यों हुआ था, तो वाई दिस मूवमेंट? वाई दिस मूवमेंट में जब हम मूव करते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन 1928 में हो चुका था। साइमन कमीशन गो बैक, ये प्रीवियस वीडियो में क्लियर है। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1921 जो फर्स्ट हुआ था, उसमें किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मीनिंग ये है किसी भी कांग्रेसी लीडर ने पार्टिसिपेट नहीं किया था उसमें। बाकी लोगों ने किया था, लेकिन उनकी कहीं कोई काउंटिंग नहीं की गई, वहां पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया, तो इस वजह से ये भी कैंसिल हो गया था। फिर लाहौर का जो इनका काउंसिल था इंडियंस का, उसमें इन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड रख दी थी, जिसको इस डिमांड को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी तरह से रिफ्यूज कर दिया था। तो हुआ क्या कि 31 जनवरी है ना, 31 जनवरी को महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन जो कि वायसराय थे, उनको एक लेटर लिखा और उसमें उन्होंने 11 डिमांड्स रखी। उन डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बोला था कि अगर आप हमारी इन डिमांड्स पर 11 मार्च तक कोई एक्शन लेते हो तो ओके। 11 डिमांड्स थी और 11 ही मार्च तक महात्मा गांधी ने वेट किया था कि आप इन डिमांड्स को लेकर अगर कोई डिसीजन लेते हो तो ठीक है, अदरवाइज हम कोई एक्शन लेंगे। तो हुआ क्या था कि जब कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट से नहीं मिला तो लोगों ने इकट्ठा होकर अपना अपना एक मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसमें लीडर थे महात्मा गांधी। तो वहां पर जो सबसे पहले मूवमेंट हुआ था, दैट वाज द सॉल्ट मार्च। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 फॉलोवर्स के साथ एक मूवमेंट स्टार्ट किया। उन्होंने इसमें सॉल्ट को ही क्यों सेलेक्ट किया, ये सोचने वाली बात है। सॉल्ट को इसलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि ये 1929 वाला टाइम अगर आप याद करो तो बहुत ज्यादा रिसेशन वाला टाइम था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी ट्रेजरी को फुलफिल करने के लिए क्या किए थे? टैक्सेस लगा दिए थे, और जो सबसे बड़ा टैक्स था वो सॉल्ट पर था। तो उस सॉल्ट की वजह से पूरा इंडिया सफर कर रहा था, क्योंकि सॉल्ट क्या है? सॉल्ट चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर किसी की डेली डाइट का पार्ट है सॉल्ट। जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने सॉल्ट को सेलेक्ट किया। सॉल्ट को सेलेक्ट करने की एक वजह यह भी थी कि महात्मा गांधी पूरे इंडिया को यूनिफाई करना चाह रहे थे, पूरे इंडियंस को, सभी इंडियंस को इस मूवमेंट के साथ ऐड करना चाह रहे थे। इसी वजह से महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट में सॉल्ट मार्च को ऐड किया। अच्छा, अगर हम इस मूवमेंट की बात करते हैं तो ये मूवमेंट जो है 2 पार्ट्स में चला था। स्टार्टिंग के 10 मंथ में तो लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, लेकिन लास्ट तक आते आते इसमें लोग पीछे हटते चले गए थे। उसके रीजंस भी अभी हम क्लियर करेंगे। तो स्टार्टिंग के 10 मंथ में तो ऐसा लग रहा था कि शायद ब्रिटिशर्स 1930 में ही इंडिया से चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। उसके रीजंस क्या थे? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें पार्टिसिपेट किस किस ने किया था। तो पार्टिसिपेट इसमें किया था रिच पीजेंट्स ने। और इस मूवमेंट की सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि इसमें वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पर जो वुमेन्स के पार्टिसिपेशन के सभी सपोर्टर थे लिविंग महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का मानना था कि वुमेन्स जो हैं वो घर के डेकोरम को मेंटेन करें, बच्चों को अच्छा गाइडलाइन दें, उनके कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करें, खुद के कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करें। यहाँ पर वुमेन्स को एक सिंबलाइज तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था, लेकिन वुमेन्स ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अगर हम देखते हैं तो ऑल ओवर द इंडिया इसमें वुमेन्स ने बहुत अच्छी नंबर में पार्टिसिपेट किया था। कस्तूरबा गांधी, आनंदीबेन मेहता, है ना, बहुत सारी वुमेन्स हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसमें हुआ क्या था कि 78 फॉलोवर्स के साथ जब महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया 12 मार्च साबरमती
आश्रम से कहाँ तक, दांडी तक, गुजरात में, है ना। कहाँ से शुरू हुआ था? गुजरात में हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इस मूवमेंट से इंडिया के सभी पार्ट्स के लोग जुड़ गए थे। साउथ से राजगोपालचारी भी इस मूवमेंट का पार्ट बन गए थे। नॉर्थ इंडिया में तो लाल कुर्ती सेना तैयार हो गई थी, जो कि रशियन आर्मी से इंस्पायर थी। ठीक है, तो इस तरह से ये धीरे धीरे मूवमेंट पूरे इंडिया में स्प्रेड हो गया। ठीक है, अब इसमें स्प्रेड होने की वजह क्या रही, क्या वजह रही? इसमें स्प्रेड होने की वजह सबसे बड़ी बात ये थी कि भाई सॉल्ट जो है, सॉल्ट को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं? सॉल्ट को आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। तो इसमें इसका मैंने क्लियर कर दिया। प्रोटेस्ट था, साइमन कमीशन को देख लिया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो रिजल्ट था वो भी लोगों ने देख लिया था। वुमेन्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, इसमें रिच पीजेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, गुजरात के पटीदार्स थे। अगर हम अपने यूपी की बात करते हैं तो यूपी से जाट्स ने बहुत ज्यादा इसको सपोर्ट किया था, है ना, मर्चेंट्स ने, इंडस्ट्रीज ने। ठीक, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मर्चेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे इनिशियल सपोर्टर्स थे। लोगों ने इतना ज्यादा सपोर्ट किया था कि ब्रिटिश प्रोडक्ट का बॉयकॉट कर दिया था। ठीक है, वो तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट से भी क्लियर था, बॉयकॉट कर दिया था। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने अपने जॉब्स छोड़ दिए थे। लोगों ने स्कूल से अपने बच्चों को निकाल लिया था। तो देखा जाए तो बहुत ही लार्ज स्केल पर इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो हुआ क्या था कि जब 78 फॉलोवर्स के साथ महात्मा गांधी चले तो वहां पर वो 5 अप्रैल को पहुंच गए थे। और ये डिस्टेंस कितना था? 240 मील्स। टारगेट था 10 मील पर डे, और जो है 10 मील लोग चलते थे डेली। अगर मील्स में नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि कई बार बच्चे भूल जाते हैं, तो ये 391 किलोमीटर का डिस्टेंस बैठता था, जिसको इन्होंने 10 डेज में कवर किया था। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को कवर करते हुए जब वो वहां पहुंचे तो वहां पे वो 78 नहीं बचे थे, वो कई हजार हो गए थे। वहां पर सबसे पहले इन लोगों ने क्या करा? सॉल्ट को बनाकर जो सॉल्ट रूल बना रखा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसको ब्रेक कर दिया। इसको ब्रेक करने के बाद हुआ क्या? इसको ब्रेक करने के बाद लोगों ने, ये तो साबरमती की कंडीशन थी, है ना, गुजरात में ये सब हो रहा था, लेकिन लोगों ने जो अपना प्रोटेस्ट दिखाया, अपना जो डेमोन्स्ट्रेशन किया सॉल्ट फॉर्मेशन का, सॉल्ट की फैक्ट्री के बाहर भी किया। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट पूरे इंडिया में स्प्रेड हो चुका था। तो हुआ क्या, यहाँ पर वुमेन्स ने कितनी लिकर शॉप को बंद करवा दिया, तोड़फोड़ स्टार्ट हो गई। लेकिन हुआ क्या कि सॉल्ट मार्च के बाद ऐसा तो लगा कि इंडिया पूरी यूनिफाई हो गई है, पूरी यूनिटी के साथ सबने इसको सपोर्ट किया। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये मूवमेंट भी ड्रॉबैक की तरफ चलता गया। उसका रीजन क्या रहा? उसका रीजन ये रहा कि बहुत सारे जो कांग्रेस लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, अरेस्ट कर लिया गया, और उसके बाद महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया। देखा जाए तो राउंड ऑफ 1 लाख से ज्यादा लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया, और जो नॉन वायलेंस वाली कंडीशन थी अब वो वायलेंस में कन्वर्ट हो गई थी। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट हुआ क्या, गांधी जी और इरविन के बीच में फिर से बातें हुई और उनको ऑफर किया गया राउंड टेबल काउंसिल में मिलने के लिए, जिसमें महात्मा गांधी लंदन गए और वहां पर उनके बीच में एक समझौता हुआ। इससे हुआ क्या था, उस टाइम पे जो इंडिया में उनके सपोर्टर्स थे वो काफी नाराज हो गए थे इस बात से कि इस तरह से महात्मा गांधी जी ने उनके कहने से 10 महीने के अंदर, मैंने कहा था ना कि ये मूवमेंट 10 मंथ स्टार्टिंग में चला, बाद में जो है लास्ट में आके इसका ये मूवमेंट चेंज हो जाएगा। तो हुआ क्या, तो वहां पर जो है इरविन और महात्मा गांधी में कुछ समझौते हुए और उन्होंने इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ करने का डिसीजन ले लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब वो आए तो उन्होंने देखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नया ही फंडा निकाला है। यानी जो प्रोमिसेस महात्मा गांधी ने उनसे किए थे ओके, लेकिन जो प्रोमिसेस उन्होंने महात्मा गांधी से किए थे वो कुछ भी फॉलो नहीं किए गए। पहली बात तो यही कही गई थी कि जितने भी लोगों को पकड़ लिया गया है उनको छोड़ दिया जाएगा। तो जब महात्मा गांधी आए 1931 में तो उन्होंने देखा गवर्नमेंट हैड बिगिन ए न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन, गफ्फार खान एंड नेहरू वाज इन जेल। यानी जो मेन लीडर थे गफ्फार खान और नेहरू, इनको जेल में डाल दिया था। प्लस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। ये सबसे बड़ा तमाचा था उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इंडियंस को
दिया था। लेकिन हुआ क्या, इसके बाद अगर हम देखते हैं, ये 1931 दिसंबर की बात है, तो 1931 में कॉल्ड ऑफ विद आउट द रेवेन्यू रेट, मतलब ये रेवेन्यू रेट की डिमांड किसकी तरफ से थी, ये पीजेंट्स की, रिचर पीजेंट ग्रुप की तरफ से थी। उनसे ये प्रॉमिस किया गया था कि वो जो 11 डिमांड्स रखे गए थे उसमें अलग अलग क्लास की अलग अलग डिमांड थी, तो उसमें ये कहा गया था कि भाई रेवेन्यू रेट को कम कर दिया जाएगा। लेकिन मूवमेंट को 1931 में महात्मा गांधी ने क्या करा, दोबारा से जो है बंद कर दिया, कॉल्ड ऑफ कर दिया, जैसे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को किया था इसे भी खत्म कर दिया गया। तो यहाँ पर अब जो पीजेंट्स है वो इनसे नाराज हो जाएंगे, किससे, महात्मा गांधी से। तो हुआ क्या कि 1932 में जब महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को दोबारा से रीस्टार्ट किया, तो यहाँ पर ये जो पीजेंट ग्रुप थे, यूपी के जाट थे, है ना, इंडस्ट्रियल्स थे, इन सब ने रिफ्यूज कर दिया। जो लोग जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूलों से अपने बच्चों को निकाल लिया था, जॉब्स को छोड़ दिया था, वो सब अगेंस्ट हो गए। उन्होंने अब महात्मा गांधी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। लेकिन जो लोअर वर्कर क्लास थी उसका कुछ सेक्शन, छोटा नागपुर वाला सेक्शन और भी छोटी छोटी जगहों से वर्कर क्लास इनके साथ हो गई थी, लेकिन उसमें भी जो है डिस्प्यूट्स इनके आपस में हो गए, क्योंकि जो लोअर क्लास पीजेंट था या जो लोअर वेजेस वाले वर्कर्स थे, उन्होंने नो रेंट की डिमांड की थी कि भाई नो रेंट पे बात की जाए। तो नो रेंट की बात जब की गई तो हुआ क्या कि कांग्रेस और जो इसके फॉलोवर्स थे इनके बीच में खुद ही डिस्प्यूट हो गया, और धीरे धीरे करते करते अगर हम इसी तरह से देखते हैं तो 1934 तक आते आते ये जो सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट था ये पूरी तरह से अपने आप ही खत्म हो गया। ठीक है, क्यों, तो उसका रीजन क्या रहा कि पहले तो लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन हुआ क्या कि लंदन में जाके महात्मा गांधी ने खुद ही इरविन के साथ कुछ समझौते कर लिए, जिसकी वजह से ये मूवमेंट जब दोबारा रीस्टार्ट हुआ तो उसमें लोगों ने इतना सपोर्ट नहीं किया, और 1934 तक आते आते ये मूवमेंट पूरी तरह से खत्म हो गया, बंद हो गया। ठीक है, तो ये था सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगर आप चैप्टर में जाते हैं तो आपको पता चलेगा लिमिट्स क्या है, तो लिमिट्स भी मैंने आपको इसी में डिस्क्राइब कर दिए गए हैं। इसके बाद कल्चरल इफेक्ट, ये सारी चीजें हैं, 1 1 मार्क के क्वेश्चन में ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए जाते हैं। तो उनके लिए मैं दोबारा से एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी कि इस चैप्टर में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके क्या आंसर्स होंगे, उनको हम बाद में एग्जाम टाइम पे बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। आई होप ये मोमेंट आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को स्प्रेड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए। एक बार एनसीईआरटी में चैप्टर को रीड करो, फिर वीडियो देखो, उसके बाद रीड करो। अगर उसके बाद भी कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझे कमेंट कीजिए, बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।